मुसलमान जितना दिन सोना था सो गया और माशाअल्लाह देखते दिन पे दिन मुसलमान भी जग रहा। और आज के वर्तमान में बिहार में मुसलमानों के लिए अपना एक पार्टी है क्या? जो पार्टी है हमारे ओवैसी साहब की, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है सर? कि 90 के दशक में जब श्री लालू प्रसाद यादव को जब कोई विकल्प नहीं था तो उन्होंने किन की सहारा लेके सरकार बनाई थी बिहार में? तो बिहार में अगर देखा जाए तो मुसलमान युवक के साथ क्या परेशानी है? मुसलमान युवक के साथ बस ये परेशानी है कि उनको अच्छा सा रोजगार मिल जाए। ओवैसी साहब के पीछे जो इतने लोग हैं, क्या लगता है कि इसका बड़ा हर्जाना आरजेडी को भरना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, अभी अररिया के 0 माइल पर है हम। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के सियासी राजनीतिक में एक बड़ा हलचल देखने को मिल सकता है। हैदराबाद से ओवैसी साहब का जो है काफिला समझिए अब सीमांचल में राजनीतिक बुलंद करने को लेकर आ चुकी है। हमारे साथ पीछे देखिए जो मुस्लिम भाई हैं, इनका जो है आज ओवैसी साहब के स्वागत में कम से कम नहीं 10 से 15 हजार लोग जो है आपको 0 माइल पे मिलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM, जो 2025 विधानसभा में अकेले लड़ रही है, आखिर क्या माजरा है, क्यों आरजेडी के पास गए और बात नहीं बनी, क्या फायदा होगा इस बार बिहार के सियासी राजनीतिक में ओवैसी साहब को, हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम आलिशान है। आलिशान जी, ओवैसी साहब जो है हमेशा से अररिया से उनको ज्यादा प्रेम रहा है। जी बिल्कुल। किशनगंज और अररिया से पिछले बार जो उनके विधायक भी जीते। जी बिल्कुल। इत्तेफाक से कुछ लोग आरजेडी में चले गए, एक अख्तरुल इमाम साहब जो है वो रह गए अकेले। जी अब 2025 विधानसभा चुनाव आया है, फिर ओवैसी साहब बिहार आए हैं। इस बार आरजेडी के पास पहले गए, आरजेडी में बात नहीं बनी तो अब जो है अपने लोगों के साथ खड़े होकर जो है बुलंद कर रहे हैं नारे को। क्या लगता है कितनी सीट आ पाएगी? देखिए, जहाँ तक बात आपने कहा कि आरजेडी के पास हमारे बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए थे, बात नहीं बनी, तो ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हमारा एक भाईचारा का जो रीति रिवाज रहा है गंगा यमुना तहजीब के साथ, सीमांचल के हित के लिए उन्होंने ये सोचा कि गठबंधन के साथ एक अच्छा सा हम लोग पार्टी साझेदारी हो। राजनीतिक में तो सब लोग अच्छे से रहेंगे, है ना? हाँ, तो अच्छे से अच्छे सीट आएगी और अच्छा विकास होगा। और हमारा ये जो सीमांचल का जो आप देख रहे हैं इलाका, ये काफी डूबा हुआ इलाका है। यहाँ के लोग बेखबर हैं, हाँ, और दुनिया से भी, दिन से भी, राजनीतिक से, हाँ, राजनीतिक से भी। बस जो आया उनको बस वाहवाही कर दिया, हो गया। अच्छा, ओवैसी साहब ने जो है जिस तरह से लोगों को बोला है, जिस तरह से AIMIM जो है हैदराबाद में है, काबिज है, बिहार में भी अब उन्होंने पिछले बार से शुरुआत किया है। अगर रह गई बात आरजेडी की और कांग्रेस की, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जो है एक बड़ा जो 18% वाला मुस्लिमों का वोट था वो सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी को जा रही थी, बीच में फिर नीतीश सर को भी गया। लेकिन आज ओवैसी साहब के पीछे जो इतने लोग हैं, क्या लगता है कि इसका बड़ा हर्जाना आरजेडी को भरना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा मैं इस बात से सहमत हूँ। इस बार जितनी भी सीट से असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे और सारी सीटों की जीत होगी। और इस बात को मैं 100% के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जनता जो है जागरूक हो चुकी है। जनता को सिर्फ विकास चाहिए और जनता को जितनी सारी परेशानियां हुई है शुरू से लेके अब तक, NRC से लेकर के अब तक, लोग इस चीज़ को झेलते आ रहे हैं। लोग यहाँ पे घर जमीन सब बेच करके सिर्फ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। उस बदले में क्या हो रहा है, लोग टोपी पहन के घूम रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है, बस लोगों को गुमराह बनाया जा रहा है। तो लोग बिहार में अगर देखा जाए तो मुसलमान युवक के साथ क्या परेशानी है? मुसलमान युवक के साथ बस ये परेशानी है कि उनको अच्छा सा रोजगार मिल जाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीमांचल में 60% लोग जो है बेरोजगार हैं, जिस कारण से लोग बाहर में ये करते हैं। आपको नहीं लगता है कि उसका एक बड़ा रीजन ये है कि अशिक्षा भी है? हाँ, शिक्षित है लोग, जी जी, जिसके कारण लोग जो है रोजगार नहीं मिल पाती है। जी बिल्कुल, नौकरी में नहीं जा पा रहे। और अगर हम लोग देखें, अगर ये चीज अगर डेमोग्राफी देखा जाए अररिया हो या बिहार के राजनीतिक में जो मुसलमान भाइयों की है, तो शिक्षा सर्विस में बहुत कम है। जी बिल्कुल। ये क्या कमी रही कि शुरुआत से, आजादी के बाद से आज तक थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है? यहाँ पे क्या होता है सर, देखिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग तो बस यूं बैठ करके चाय दुकान, पान दुकान खोल लिए हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो डिग्री लेकर के अपना सीट पे बैठे हुए हैं। क्योंकि पैसों के बल पे यहाँ सिर्फ घूस पे चलता है। घूस चलता है, हाँ, घूस पे ही बस समझ जाइए कि लोग अच्छे पैमाने पे बैठे हुए हैं। घूस ही समझ जाइए कि यहाँ का मेन मुद्दा है। लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, बस यूं समझ जाइए कि लोग जो है
बेरोजगार है, बेबस है, जिस कारण से उनको बाहर में कमाना पड़ता है। अच्छा, आज ओवैसी साहब से उम्मीद लगाए जो बैठे हैं आप लोग, क्या लगता है कि ओवैसी साहब अकेले इस समस्या को दूर कर पाएंगे? जी बिल्कुल क्यों, क्योंकि यहाँ की जो जनता है अब वो जग चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया के अकेले मुसलमानों के वोट से सत्ता हासिल हो पाएगी? नहीं, मतलब जिस तरह आरजेडी ने एमवाई समीकरण बनाया, कांग्रेस ने जो है हिंदू मुस्लिम जो है पॉपुलेशन को दो दरकिनार करके अलग जो है अपना एक बैंक बनाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सत्ता में लंबे समय राज किया है। और बिहार में मुस्लिम वोट एक ऐसा वोट है जो मेकिंग का काम करती है, जो है सत्ता में काबिज होना है, जिनको अगर उनको पूर्ण तरीके से मुसलमानों का वोट जाता है तो वो जो है राज करते हैं। क्या लगता है इस बार आप उन सबसे निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को 95% मुसलमानों का जो है समर्थन मिल रहा है, तो उन पार्टियों का क्या होगा और उसके बाद आपका क्या होगा? जी, आपने जो कहा, हमारे पास मुस्लिम वोट के अलावा और भी समुदाय के लोगों का भी सहयोग है। और रही बात ये कि हम लोग जो है पहले हम लोग जो है 70% हैं, उसमें भी हम लोगों का यूनिटी नहीं था, लेकिन अब क्या है कि लोग जागरूक हो रहा है, लोगों में एक दूसरे में एक गठ बन रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिस कारण से क्या है हम लोग मजबूती के साथ हम लोग फाइट करेंगे और इंशाअल्लाह यकीनन हम लोग जो है इस सीट को हासिल मेरा एक और सवाल होगा जो हमेशा से समस्या बना हुआ है भारत में या देश में, हिंदू मुस्लिम को अलग करने वाली बात। अगर एक ऐसा वाक्य हो जो डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू को जो है न्यूट्रलाइज कर पाए, अगर ओवैसी साहब अगर भारतीय जनता पार्टी से एलाइड कर ले, देखिए बस यूं समझ आइए कि जनता को गुमराह करना हो, जब जनता अपनी हक की बात करे बस यूं उन्हें लड़ा दो हिंदू मुस्लिम में, बस ये चीजें हैं। हाँ। तो इसको अगर ओवैसी साहब को मौका मिला हटाने का तो वो क्या स्टेप ले सकते हैं? देखिए ओवैसी साहब, क्योंकि देखिए ओवैसी साहब कुछ दिन के पहले बयान जो उनका सपोर्ट में आया था उससे सभी कौम के लोग खुश हैं। ओवैसी साहब को लोग अप्रिशिएट करते हैं, मानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बैरिस्टर हैं, तो उनके बातों से लोग सहमति जताते हैं, तो इनका फायदा उनको उठाना चाहिए क्या? सबको ले करके उनको एक गठजोड़ करना चाहिए? नहीं, डेमोक्रेसी में क्या है कि लोगों के साथ का जो भी एक मामलात है उनको लेके चलना है। अब ये नहीं कि बस आप लोग एक समुदाय में एक छीन झपट कर दें, लोगों को एक गुमराह कर करके एक दूसरे से, ये नहीं हो पाएगा। अकेले आप चना भाड़ नहीं फोड़ पाएंगे, नहीं, मिलना तो पड़ेगा, मुट्ठी बांधिएगा भैया तो मजबूती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफ नसीम। तौसीफ जी, पहले बड़े भैया से पूछेंगे, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है एमडी नसीम रजा। अच्छा नसीम भाई, आज अररिया में जो है किशनगंज के बाद ओवैसी साहब का दौरा है, हजारों की संख्या में लोग जो है बैरगाछी से 0 माइल तक जो है खड़े हैं स्वागत में, क्यों? ये देखिए ओवैसी साहब का मोहब्बत है। आपने अभी जो कहा था कि 2020 में ओवैसी साहब हैदराबाद से जो यहाँ बिहार में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, सबसे पहली बात को ये समझिए, ये देश हमारा आज़ाद है, ये जमहूरियत है, सबका अधिकार है, ये मेरा मानवता अधिकार है, हम कहीं भी लड़ सकते हैं चुनाव, कोई भी व्यक्ति हो, आप भारत के कई किसी कोने में कहीं भी लड़ सकते हैं। आज ओवैसी साहब पे एक आरोप लगाते हैं, ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि जिसको अपने आप में डर सताता है कि ये बीजेपी का पार्टी है, बी टीम कह करके जो बदनाम करने का काम करता है। कौन लोग जो डर रहा है ओवैसी साहब से? आरजेडी ने ही ब्लेम किया, बीजेपी ने कभी नहीं कहा, आरजेडी और कांग्रेस ने ही डरा। आपने पत्रकार महोदय एक बात ने बाखूबी आपने सुना होगा कि 90 के दशक में जब श्री लालू प्रसाद यादव को जब कोई विकल्प नहीं था तो उन्होंने किनकी सहारा लेके सरकार बनाई थी बिहार में, इसकी जानकारी बताइए आप हमको। मुसलमानों के बिना ना आरजेडी चल पाया है ना कांग्रेस चला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बात जान लीजिए, आज मतलब बीजेपी को ला करके ओवैसी साहब के सर पे थोप देता है ये राजद वाला आदमी, ये इसका अपना एक ना समझदारी है। एक बात जान लीजिए, आज ओवैसी साहब अकेले आए थे बिहार के जंग में, और आज देखिए कितना आवाम जनता उनके साथ है, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम है, सब चीज है। एक कहावत में लिखे थे संतोष आनंद कि हौसला जीतेगा हथियार नहीं, तो हमारे ओवैसी साहब का हौसला काफी बुलंद है। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल मतीन। अच्छा सर, एक बात आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो पार्टी है हमारे ओवैसी साहब की वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, सबके लिए? आरजेडी नहीं, मैं नहीं कह रहा, आरजेडी ने हमेशा इस बात से गुमराह किया। एक बात तो, अगर मजलूमों की आवाज उठाने वाला, ST SC OBC माइनॉरिटी की आवाज उठाने वाला को अगर जिस पर जुल्म होता है, अगर उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, अगर उसको आप बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं या एलिगेशन लगा रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा बेवकूफी की बात है। इस बार आरजेडी को क्या खोना पड़ेगा? आरजेडी को हर चीज खोना पड़ेगा।
हर चीज खोना पड़ेगा। सत्ता में काबिज जो आपके अगर दम पे हो। मेरे नजरिए से देखा जाए, मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो बीजेपी की बी टीम आरजेडी खुद है। इसलिए कि उसका फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जैसे कि आप अभी इन द मीन टाइम अगर देखा जाए तो मीन टाइम में यह चीज देखा जाए कि जितना भी सेकुलर टाइप का अगर काम करता है तो वो मुस्लिम करता है, और बाकी आदमी जो है जो बाकी जो मान लिया कि जितने भी कास्ट हैं और सब ज्यादातर समानता की बात नहीं करता, समानता कह करके इक्वलिटी कह करके वोट नहीं करता। अगर वो इक्वलिटी के लिए अगर मरता है सिर्फ मुसलमान ही मरता है, जिसकी वजह से 10 साल से वो वोट करता हुआ आया है और करता रहा है। अभी हम अगर मान लीजिए 6 सीट के लिए आपसे हम गुहार कर रहे हैं कि भाई हम मिल करके समानता की बात करेंगे और समानता मजलूमों की आवाज उठाएंगे, तो आप हमें लेने के लिए इनकार कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल रहेगा, आज जिस तरह आप लोगों ने हुजूम लगाया, आप 75 साल से 2 पार्टियों के वोट बन के रह गए। हाँ। बिहार के अंदर आपकी लीडरशिप कहाँ है? आपके एक भी सियासत के लोग जो अपना एक पार्टी बना के जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं वो कहाँ है? रिप्रेजेंट देखिए, अगर बैक डेट की बात करें, नहीं, आज के वर्तमान में बिहार में मुसलमानों के लिए अपना एक पार्टी है क्या? हम मुसलमानों के लिए हमारी पार्टी मुसलमान सुनिए 1 मिनट, देखिए मुसलमान ये जमहूरियत है और हम बिहार के वासी हैं, बिहार के निवासी हैं, और बिहार जो है भारत में, सुनिए ना, भारत में है। हम बात बता रहे हैं ना, हम भारत में है, भारत राज्य जो है बिहार हिंदुस्तान के अंदर में भारत में है। तो हमारी पार्टी चाहे हैदराबाद से रहे चाहे वो बिहार से रहे, कांग्रेस भी तो गुजरात की पार्टी है और ये दूसरी जगह की पार्टी है, वो आकर के यहाँ लड़ती है। उसी तरीके से हम सुनिए, ये सवाल था कि लंबा वक्त था जो गैप हो गया और अभी आपको ये चीज समझ, अभी हमारी आवाज उठाने वाला, सुनिए मुसलमान कौम ऐसा कौम है, सुनिए ना, सुनिए, आप किसी एक बात आदमी की बात सुन लीजिए, किसी एक आदमी को पूरा बात कर लेने दीजिए, उसके बाद बात कीजिए, समझे। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमको बैक डेट में हमको उस तरह का लीडर नहीं मिला और मजलूमों की आवाज उठाने वाला और हिंदुस्तान को डेवलपमेंट करने की बात अगर कोई करता है आज के डेट में तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। आप चाहे हिंदुस्तान वाला पहलगांव वाला मैटर ले लीजिए या कोई भी मैटर उठा करके देख लीजिए, जहां पर मजलूम पर जुल्म हुआ है, चाहे हाथरस का मैटर हो चाहे कहीं का मैटर हो, वो मैटर अगर उठाया है, अगर मजलूमों की बात की है तो वो असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में, इसलिए आप उनके साथ हैं, ये ऑटोमेटिक उसी। अच्छा, हमारे साथ क्या आप क्या बोल रहे थे? मुसलमान के बारे में जो ये लोग इल्जामात लगाते हैं, मुसलमान के बारे में ये जो लोग जो इल्जामात लगाते हैं कि मुसलमान ऐसा है वैसा है, मुसलमान नेक और सच्चा है और मुसलमान इतना भोला भाला है कि कोई भी बहला करके फुसला करके बोल देता है वो बहक जाता है, वोट ले लेता है। लेकिन इस बार क्या ये चाल काम करेगा? ये चाल अब नहीं करेगा। मुसलमान जितना दिन सोना था सो गया और माशाअल्लाह देखते दिन पे दिन मुसलमान भी जग रहा और छोटे तबके के जो मादलित लोग वो लोग भी समझ रहे हैं। अच्छा, बिहार में किस तरह काम करेंगे ओवैसी साहब अगर यहाँ से अच्छा सीट जीतते हैं? मेरा सवाल सुन लीजिए। एक बात जान लिए भाई साहब, आज मतलब जो छोटे जात के जो कास्ट है हिंदू में, उसको बीजेपी वाला लोग बना लेता है कि भाई हिंदू एक हो जाओ, और जब जीत लेता तो उसको दूर कर देता, उसको बाइकआउट कर देता, हटो तुम नहीं हो हिंदू। आज समझ आ गया? हाँ, आज समझ आ रहा है धीरे धीरे। कुछ युवा भाई हमारा बात करना है, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ नसीम है। तौसीफ जी, सबसे ज्यादा आज ओवैसी साहब आ रहे हैं। अच्छा, युवाओं को क्या समस्याएं हो रही थी, क्या लग रहा है युवाओं के लिए एक आशा है ओवैसी साहब? सबसे पहली बात है भैया, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो ओवैसी हो, किसी की भी पार्टी हो, ठीक, युवा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक, पढ़ लिख के भी इंसान जाहिल है अभी तक, कह सकते हैं, क्योंकि उसको जॉब ही नहीं मिल रहा है तो वो जाहिल ही है। और इतना पढ़ के भी क्या फायदा अगर किसी को जॉब नहीं मिल रहा है। तो कोई भी सरकार हो, कोई भी आए सत्ता में, कोई भी आए तो वो युवा को जॉब दे, बेरोजगारी हटाए। यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट काम है भाई, पहले ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी आए, है ना, कोई भी आए भाई, तो जरूरी नहीं कि ओवैसी आए, कोई भी गवर्नमेंट है, ठगना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ठगना नहीं चाहिए। हाँ, ये सही बात है। ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि लंबे वक्त तक जो है राजनीतिक में आप एक वोट बने रहे?
हाँ एंटायरली हर एक व्यक्ति, कोई भी ना, चाहे मुस्लिम सिर्फ नहीं है, हिंदू भी इसका कल्पिट है, सब बना है, पॉलिटिशियन का कल्पिट सब बना है। ओनली सिर्फ मुस्लिम सफर नहीं कर रहा है। बिहार में आप देखिए, बिहार में सब सफर कर रहा है, सिर्फ कोई एक नहीं है, पूरा कोई एक कम्युनिटी नहीं कर रहा, सब कर रहा है ओवरऑल। अच्छा, नए लोग को लाना चाहिए यानी? बिल्कुल नए लोग को होना चाहिए यानी। बिल्कुल 110% होना चाहिए। कोई भी नया चेहरा ही होना चाहिए जो कि युवा की बात करे, बेरोजगारी हटाए, काम दे आपको। आप देखिए अररिया है, अररिया में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है अभी तक। पहली बात आपने बहुत अच्छा बात, अररिया में रह रहे हैं, अररिया में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे। अच्छा, एक और सवाल है, जिन नेताओं को जो है आपने सियासत में भेजा पहले, क्या उन्होंने कभी मेडिकल की बात की, क्या एजुकेशन की बात की, क्या अभी उन्होंने स्पोर्ट्स की बात की है, क्या कभी एम्प्लॉयमेंट पे बात किया? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग भाई कि आज तक कभी बात ही नहीं हुई। अगर बात होती। अच्छा, वोट किस नाम पे दे रहे थे भैया तब इतने दिनों से? हकीकत में वोट जो हमारे या आपके पूर्वज हो, पिता हो, दादा हो, ये किस नाम पे ठगे जा रहे थे? देखिए, आज तक हमेशा पार्टी के नाम पे ही वोट दिया गया है। बिहार में जब भी इलेक्शन हुई है, हमेशा पार्टी के नाम पे वोट दिया गया। जिस पार्टी को देखा गया कि ये हमारे लिए हित में काम करेगा, उसको दे दिया। ये नहीं दिया कि आज तक वो पार्टी मेरे लिए क्या ये कभी ये सवाल नहीं पूछा। कास्ट को डाइवर्ट किया, डिवाइड किया, वोट बैंक बनाया, हाँ, अपना मोनोपोली चलाया और कुछ नहीं किया आज तक। अररिया आप देख लीजिए, अररिया एक बहुत बड़ा, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए आप, बाहर में पूर्णिया में आप मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं, एयरपोर्ट देश का सबसे नीचे है भाई। HDI के अंदर आप देख लो, हाँ सबसे नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिला में अररिया सबसे नीचे। हाँ, तो आप ही बताइए, अगर जब तक कोई ऐसे नेता नहीं आएंगे तब कैसे होगा यहाँ विकास, कैसे होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैसे कोई मेडिकल कॉलेज बनेगा? इनके लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। शिक्षा की बात की है, देखिए युवाओं के लिए सबसे बड़ा एजुकेशन जरूरी है। अगर हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें कास्ट में डिवाइड करेगी, रिलीजन में डिवाइड करेगी, तो कहीं ना कहीं जो है देश का डेमोग्राफी गड़बड़ाएगा, GDP गड़बड़ाएगा। तो आप लोगों से भी विनती है, जब वोट देते हैं तो एजुकेशन के नाम पे दे। सही है गलत? देश में अगर वोट देते हैं तो राष्ट्रवाद के नाम पे दे। सही की गलत? क्या जातिवाद का सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या धर्मवाद का सपोर्ट करना? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ राष्ट्रवाद, देश हित, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे वोट देना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। और देखिए ओवैसी साहब आए हैं, क्या बड़ा कुछ बिहार के राजनीतिक में होगा, ये देखने वाली बात होगी। मात्र 2 महीने बचे हैं, सरकार भी बन जाएगी। अब इसमें ओवैसी साहब का क्या रोल रहेगा, ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। वीडियो को शेयर कीजिए और जितने भी हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।